हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज की क्लास में हम आज एक कहानी करने जा रहे हैं जिसका नाम है गलता लोहा। क्या नाम है? गलता लोहा। गलता लोहा कहानी पढ़ेंगे जो हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है आरोह भाग 1। तो आरोह भाग 1 का लेसन नंबर 5 है। कौन सा है? लेसन नंबर 5 है। इसी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस कहानी को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ जानते हुए अपनी कहानी को पूरा करेंगे। तो आप सभी हमारी कहानी को पूरा पढ़ने के लिए अंत तक बने रहें। तो चलिए पहले कहानी को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानते हैं कि गलता लोहा कहानी किसकी है। गलता लोहा कहानी हमारी किसकी है? ये शेखर जोशी की कहानी है। इसके लेखक का नाम क्या है बच्चों? इसके लेखक का नाम है हमारा शेखर जोशी। किसकी रचना है ये? शेखर जोशी की रचना है। किसकी रचना है? शेखर जोशी की रचना है। और कब शेखर जोशी की रचना है? और शेखर जोशी का जन्म जो कब हुआ था? शेखर जोशी का जन्म 1932 में होता है। 1932 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा कहाँ पड़ता है हमारा? अल्मोड़ा हमारा उत्तरांचल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल। उत्तरांचल में पड़ता है अल्मोड़ा। ठीक है। तो इसकी कुछ रचनाएं हैं। रचनाएं कौन कौन सी? जैसे कि कोसी का घटवार। कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। ये क्या है? कहानी संग्रह है। और एक पेड़ की याद। एक पेड़ की याद हमारी शब्द चित्र संग्रह है। तो शेखर जोशी को सम्मान मिला था। सम्मान कौन सा मिला था? पहल सम्मान मिला था। कौन सा मिला था बच्चों? पहल सम्मान मिला था। पहल सम्मान मिला था। तो गलता लोहा के अंदर हम क्या देखते हैं कि गलता लोहा किस विधा की रचना है? तो ये एक कहानी कला की रचना है। तो इसमें क्या है कि जो समाज के अंदर जितने जातिगत विभाजन हुए हैं, जातिगत विभाजन यानी कि जाति के आधार पर जितने विभाजन हुए हैं, उन सभी पर प्रत्येक कोने कोने में जो टिप्पणियां होती हैं, उन्हीं टिप्पणियों के ऊपर या फिर उन्हीं टिप्पणियों के आधार पर ये कहानी रची हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी गलता लोहा। तो कहानी शुरू करने से पहले हम बताते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कहानी गलता लोहा। तो मोहन के पैर अनायास यानी कि अपने आप ही शिल्पकार के टोले की ओर मुड़ गए थे। कहाँ मुड़ गए थे? शिल्पकार के टोले की ओर मुड़ गए थे। यानी कि अनायास यानी कि अपने आप ही शिल्पकार के टोले की ओर मुड़ गए। उनके मन में किसी कोने में शायद धनराम धनराम लोहार के ऑफर क्या गूंज शेष थे। धनराम एक नाम लोहार का नाम होता है। धनराम नाम का लोहार होता है। ठीक है। उसके ऑफर की एक अनुगूंज शेष थी जिसमें वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। कितने दिनों से? 3-4 दिनों से। ठीक है। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर। निहाई, तो निहाई का अर्थ होता है, निहाई का क्या अर्थ होता है? निहाई का अर्थ है कि एक विशेष प्रकार का लोहा या फिर ठोस टुकड़ा जिस पर लोहे को रखकर, या जो लोहे की धातु होती है उस लोहे की धातु को रखकर उसकी कुटाई की जाती है, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? हम निहाई कहते हैं। तो निहाई कैसी थी? निहाई लाल गरम लोहे पर पड़ती और हथौड़ी की थप थप की आवाज ठंडे लोहे पर लगती। कैसे? लोहे पर, ठंडे लोहे पर लगती और चोट से उनका ठिनकता स्वर और निशाना सांधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती। हथौड़ी की खनक जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लंबे बैट वाले यानी कि लंबे बैट वाले हंसुए। तो हंसुए का अर्थ क्या होता है? हंसुए का अर्थ होता है, यहाँ पर शब्द आया है हंसुए। तो हंसुए का अर्थ क्या होता है? हंसुए का अर्थ है घास काटने वाला एक औजार जिसको दरांती बोलते हैं। ठीक है, घास काटने वाला एक औजार है जिसको हम दरांती बोलते हैं, उसी को क्या बोला गया है यहाँ पर? हंसुए। तो लंबे बैट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग गई जो कांटेदार झाड़ियां हैं उन सभी को काट छांट कर साफ
कर आएगा। तो बूढ़े वंशीधर, तो बूढ़े वंशीधर कैसा था? बूढ़ा वंशीधर, बूढ़ा हो चुका था वंशीधर। तो बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब सब काम नहीं रहा था, बूते का सब काम नहीं रहा था। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर, पुरोहिताई, पुरोहिताई का अर्थ क्या होता है? पुरोहिताई का अर्थ होता है यानी कि पुरोहित का जो व्यवसाय होता है, पुरोहित का जो भाव है, उसी को ही क्या कहा गया है? पुरोहिताई कहा गया है। पुरोहिताई का जो बूते पर जो पूता होता है, पुरोहिताई का एक ठिया होता है, उसी उन पर उन्होंने घर संसार चलाया था। यानी कि पुरोहिताई के काम पर जो काम करना है, व्यवसाय होता है, बूते का अर्थ होता है व्यवसाय, तो उसी पर उसने घर संसार चलाया। और वह भी अब वैसे कहाँ पर पाते, कहाँ कर पाते हैं? यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, यानी कि विश्वास रखते हैं। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर, बुढ़ापे में जो जर्जर शरीर हो जाता है वो बहुत ही कमजोर होता है। जर्जर का अर्थ होता है बहुत ही कमजोर हो जाना। बुढ़ापे में शरीर कैसा हो जाता है? बहुत ही कमजोर हो जाता है, शरीर में इतनी जान नहीं रहती है। तो बुढ़ापे का जो जर्जर शरीर है अब उतना कठिन श्रम और या फिर व्रत उपवास नहीं झेल पाता है। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नियत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। आगे बढ़ते हैं कि आज गणनाथ जाकर, कहाँ जाकर? गणनाथ जाने की बात कर रहे हैं कि आज गणनाथ जाकर, कहाँ पर? गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। तो रुद्री पाठ का अर्थ क्या होता है यहाँ पर बच्चों? रुद्री पाठ का अर्थ होता है शंकर की आराधना का एक प्रकार होता है। रुद्री पाठ का अर्थ क्या होता है? शंकर की आराधना का एक पाठ होता है रुद्री पाठ, उसी को रुद्री पाठ कहा गया है। रुद्री पाठ करना था, तो अब मुश्किल ही लग रहा था। क्या मुश्किल लग रहा था? रुद्री पाठ करना मुश्किल लग रहा था। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं थी, यानी कि अपने बस की बात नहीं थी। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सका, कुछ समझ में नहीं आता। कह रहा है कि एकदम से ना भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं कि मोहन उनका आशय नहीं समझता। क्यों? मोहन उनका आशय नहीं समझता तो हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे तप अनुष्ठान कर पाना, यानी कि ऐसे अनुष्ठान कर पाना ने कर पाने का ने उसे अभ्यास है और ने वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। यानी अनुत्तरित का मतलब होता है बिना उत्तर के ही, अनुत्तरित न, कोई बात पूछी जाए और वह बिना उत्तर के ही रह जाए, यानी कि उसका कोई उत्तर ना मिले, उसी को कहा गया है अनुत्तरित। ठीक है, तो पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला गया। कहाँ गया था? खेतों की ओर चला गया। लेकिन हंसुवे क्या होता है? हंसुवे एक लोहे का औजार घास काटने वाला होता है, जिसको हम दरांती कहते हैं। कि धार पर, हंसुवे की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कूंद हो चुका है, यानी कि कूंद होना यानी कि खराब हो चुका है, उसकी जो दरांती के जो कांटे हो चुके हैं वो घिस चुके हैं। तो धनराम अपने बाएं हाथ में कौंधनी फूंकता है। क्या फूंकता है? धौंकनी फूंकता है। तो धौंकनी क्या है? यहाँ धौंकनी का अर्थ है लोहार या फिर सुनार की आग दहकने वाली लोहे या बांस की नली जो होती है, उसी को क्या कहते हैं? हम धौंकनी फूंकते हैं। ठीक है, दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था और मोहन जो है भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर यानी कि जो स्टील के कनस्तर होते हैं, कनिस्तर कहते हैं स्टील के डब्बे टाइप होते हैं, उसको कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी की पार की निगाहों से देख रहा था, यानी कि एक टक निगाहों से देख रहा था। तो मास्टर त्रिलोक कौन है? मास्टर होते हैं मास्टर त्रिलोक सिंह अब गुजर गए होंगे। मोहन ने पूछा। किसने पूछा था? मोहन ने पूछा। अब पेपर में क्वेश्चन उठता है कि मोहन ने क्या कारीगर से क्या पूछा कि मास्टर त्रिलोक सिंह अब गुजर गए होंगे, ये क्वेश्चन पूछा था। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट गए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। क्या आ गई थी? धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वह बोला, मां साहब, यानी कि क्या बोलता है? मां साहब, क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे थे। सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों
हो कर हंस दिए और कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुनिया से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी से में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले कहा थोड़ी देर पहले धमा चौकड़ी मचाते यानी कि शोर शराबा मचाते, उधम मचाते, बहुत ही नटखट थे। तो उठा पटक करते और बांज होते हैं जो बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते। बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि बच्चों को सांप सूंघ गया, एकदम सन्नाटा छा गया हो। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान एक उनका समवेत स्वर पहुंचाता है। तो त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं और फिर वही कड़कदार आवाज, कहते हैं कौन सी कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? तो उनका मोहन जो है चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का, कुशाग्र बुद्धि वाला, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट, जिसका माइंड हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाला बालक। पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ था, यानी कि गायन में भी बहुत अच्छा था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वह सुबह सुबह है प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिएगा का स्वर पाठ उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मोहन को लेकर, किसको लेकर, मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। किसको लेकर, क्वेश्चन आ जाता है कि मास्टर त्रिलोक सिंह को किसको लेकर बड़ी उम्मीदें थी, किसको थी, मोहन को लेकर। तो कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ले आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। फिसड्डी का अर्थ होता है ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत ही पीछे होते हैं, जिनकी बुद्धि पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं चलती, उन्हीं को बोलते हैं फिसड्डी बच्चे। तो उनका कान पकड़कर और लगवा उनसे 10 उठक बैठक वे आदेश देते थे, इस काम करने का आदेश देते थे। तो धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार खेत बैत खाई थी। हमजोली यानी कि बहुत ही जो परम मित्र होते हैं, हमजोली का अर्थ होता है परम मित्र। बैत खाई थी या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह भी था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, यानी कि अपना दुश्मन या फिर अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता था। तो बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना था कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश भी नहीं रखता था और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहार यानी कि मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, यानी कि तीसरी क्लास तक ही वो पढ़ पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया कि धनुआ तेरहे का पहाड़ा सुना? क्या नाम था धनुआ से, किसका पहाड़ा सुना था कि तेरहे का पहाड़ा सुनाओ। तो 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन तेरहे का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था, बहुत ही कठिन हो गया था। एक तेरे एकम तेरे कैसे सुनाता है कि तेरे एकम तेरे, कि तेरे एकम तेरे, तेरे दुनी 24। स्टॉक एक संटी उसकी कुंडलियों में, जो पैर की कुंडलियां होती है, कुंडलियों पर साहब ने लगाई थी और वह टूट गई थी। क्या टूट गई थी? संटी टूट गई थी। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला। कहाँ से? नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला,
फिर तुझे तेरे का पहाड़ा याद कराता हूँ। किसने कहा था? मास्टर साहब ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। त्रिलोक सिंह मास्टर का सामान्य नियम था। ऐसा सामान्य नियम था कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष का ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। तो धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे तेरे का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी का समय था। जब मास्टर साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनने को कहा तो तीसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बैत का उपयोग करने की बजाय जुबान की चाबुक लगा दी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है हे रे, लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरांतियां निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकनी यानी कि धौंकनी फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझा दिया। धौंकने का अर्थ होता है दरांती को जब बनवाते हैं उसके दांतों को पहले करवाना, उसी को हम बोलते हैं सान लगाने के काम में उलझाना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैत चुनने की छूट दे देते, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। और जरा भी गलती होने पर छड़, बैत, हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे और धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगा था। तो प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली और त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों को पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वह भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगा। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे यानी कि जो पुराने समय से ही दादा परदादा के समय से जो धंधा चला आता है उसी को ही पैतृक धंधा कहते हैं। तो पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया और दान दक्षिणा की बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे यानी कि जो घर के अंदर जितनी गरीबी थी उस गरीबों को मिटा देने की बात करते हैं। यह उनकी हार्दिक इच्छा थी यानी कि दिल से इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बल्कि मोहन जो है लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं में विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। आगे बढ़ते हैं कि बरसात का मौसम होता है। उन वर्षों के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया और घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता। संयोग की बात एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ों के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया।
पहले नदी का साथ धारा में झाड़ झंझाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए और अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। तो बिरादरी में एक संपन्न परिवार था। उसका युवक था रमेश। क्या नाम था? रमेश। उन दिनों कहाँ से आए थे? लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। तो बातों ही बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की थी। किससे की थी? रमेश से कि तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दे। घर में जहाँ 4 प्राणी है वहाँ एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। आगे बढ़ते हैं कि वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं? भगवान मिल जाते हैं। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा और माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन थोड़ी दही ला दे बाजार से। क्या काम करवाते थे? कभी कहते कि मोहन थोड़ी दही ला दो बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे आ, मोहन 1 किलो आलू ला दे। तो औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई ब्रादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूल में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। तो साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के लिए उस पर शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के लिए सपने देख रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वीं कक्षा की पढ़ाई थी। जब 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था और जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिराकर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा।
वंशीधर ने जब भी कोई मोहन के विषय वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वह उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन को विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग यानी कि सपने देखे थे वंशीधर ने उनका सपनों का बिखरना की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उसने मोहन के बारे में पूछा था कि घास का एक तिनका तोड़कर खोदते हुए उन्होंने बताया कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है। ठीक है, इसने बताया था धनराम ने और शीघ्र ही विभागीय परीक्षा देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था। उसने सोचा दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगाने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे बड़े तो त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों को पर मोहन और धनराम बातें करते रहे और धनराम ने मोहन के हंसुए यानी कि जो उसके हंसुए थे जो जो मोहन के जो हंसुए के फाल, हंसुए का अर्थ होता है घास काटने का जो औजार होता है दरांती, तो हंसुए का फाल को बेंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था और धनराम ने उस वापिस बेंत बनाकर लोहे को मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत ही नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर दिया। कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वही बैठा रहा जैसे उसे वापिस जाने की कोई जल्दी नहीं रही हो। तो सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता। किसी काम काज के सिलसिले में मैं यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों में शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की कई मान्यताओं से अपरिचित हो गए और संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में लगाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ में संडसी पकड़कर ठीक है, संडसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़ा की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट से सिरा में फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से नहीं मुड़ पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम को हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्ते हाथों में धौंकनी का अर्थ होता है सुनार या फिर लोहार के पास जो आग दहकने वाली लोहे या बांस की जो नली होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम धौंकनी कहते हैं। धौंकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखते। निहाई का अंश होता है एक विशेष प्रकार का लोहे का जो ठोस टुकड़ा होता है जिसके ऊपर लोहे के औजार को रखकर कूटा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हम निहाई कहते हैं। तो निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते और घूसड़ गोले का रूप दे डाला। तो मोहन का एक हस्तक्षेप जितनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन
की ओर देखता रहा, यानी कि ऐवाक जो बिल्कुल चुप बैठा था, मोहन जो बिल्कुल चुपचाप बैठा था, तो ऐवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसने मोहन मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक को इस तरह के काम में उसकी भट्टी में बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस्य और धर्म संकट की स्थिति में से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले को त्रुटिहीन, यानी कि बिना किसी त्रुटिहीन कर देता है, बिना किसी त्रुटि के, यानी कि बिना किसी गलती के गोलाई की जांच कर रहा था। उसने धनराम की और अपनी कारीगरी को स्वीकृति पाने की जो मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, सर्जक की यानी कि कुछ कर्ज गुजरने की चमक थी, जिसमें वह स्पर्धा थी और ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। ठीक है, तो यह चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी हो, उस चैप्टर कितना समझ आया कितना नहीं, कमेंट में जरूर बताया करो। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अपने अगले की क्लास में, जो कि हमारा 6th चैप्टर होगा। उसके बारे में कल चर्चा करेंगे।